दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखिए, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंखों से देखें। मतलब असफलताओं से नहीं घबराना है, असफलताओं से सीख लेना है और आगे चल के अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना है। इसी क्रम में आप निरंतर कार्य करते रहे तो यकीन मानिए सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। इसी क्रम में आपसे इतना गुजारिश रहेगा कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दिया गया है पहला, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? विकल्प दिया गया, पहला 14 नवंबर, दूसरा 12 नवंबर, तीसरा 7 नवंबर, चौथा 9 नवंबर। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को डायबिटीज के नाम से जानते हैं, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें ये प्रारंभ कब से किया गया तो 1991 ईस्वी से विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण साइंस की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम उनको देखें तो हमारे आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। अगर हम बात करें कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है तो इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। साथ ही साथ इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा जो है ये बढ़ जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें, एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्रवण किसके द्वारा होता है तो आपको याद रखना है अग्नाशय, और यह मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानी जाती है, मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है तो अग्नाशय है, और यह मिश्रित इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों गुण पाया जाता है। यहां अग्नाशय में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक अल्फा कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, साथ ही साथ दूसरी जो होती है एक बीटा कोशिका होती है, बीटा कोशिका होती है। यहां से आपको याद रखना है इंसुलिन का स्रवण कहां से होता है तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से होती है, और ये दोनों कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं तो उसका नाम है लैंगरहैंस की कोशिकाएं दो तरह की कोशिकाएं बनाती हैं, एक अल्फा कोशिका दूसरा बीटा कोशिका, और बीटा कोशिका से ही इंसुलिन का स्रवण होता है। अभी आपसे हम लोगों ने बताया कि मिश्रित ग्रंथि के रूप में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो अग्नाशय है। लेकिन अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में कौन है तो आपका यहां आंसर अग्नाशय ना होकर यकृत होगा, आप या इसी को लीवर के नाम से भी जानते हैं या होगा। और यहां एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो इसको भी ध्यान रखें, थायराइड जो है ये मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे प्रश्न साइंस में पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए मास्टरों का मास्टर ग्रंथि के नाम से मानव शरीर में किसे जाना जाता है तो हाइपोथैलेमस जो है इसे मास्टरों का मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ एक प्रश्न ध्यान रखेंगे, यहां से पूछा जाता है कि मानव शरीर में जैविक घड़ी के नाम से किसे जाना जाता है तो पीनियल ग्रंथि जो है इसे मानव शरीर की जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। यहां से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, उड़ो और मरो
ये किस ग्रंथि से और कौन हार्मोन्स को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है यहां पर एड्रीनलिन हार्मोन है और इसका स्रवण किसके द्वारा होता है, तो एडिनल ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा एड्रीनलिन नामक हार्मोन का स्रवण होता है, जिसे उडो और मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है विज्ञान की दृष्टिकोण से, आप इन्हें जरूर याद रखेंगे क्योंकि लगातार ये जो प्रश्न है ये बने रहते हैं, यहां से आपको जरूर लाभ होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख ले। अगला है हाल ही में पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। यहां देखिए पहला दिया गया तीसरा, दूसरा पहला है, तीसरा दिया गया दूसरा और चौथा दिया गया है चौथा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए सही होगा। सबसे पहले यहां ये जाने कि सी विजिल कहां से शामिल है या कहां से संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे कि तटीय सीमा सुरक्षा समुद्री तटीय सीमा सुरक्षा से संबंधित है सी विजिल अभ्यास। और हम बात करें यहां ये कौन सा संस्करण है, तो ये तीसरा संस्करण है। 26/11 मुंबई जो दुर्घटना बम ब्लास्ट की घटना हुई थी इसके बाद से यह प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो आपको जरूर याद रखना है इसी क्रम में प्रस्थान अभ्यास का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे अपतटीय सीमा सुरक्षा से संबंधित है प्रस्थान अभ्यास। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की संपूर्ण जो आपकी समुद्री सीमा है कितनी है, तो आप जरूर याद रखेंगे या 7516 किलोमीटर जो है भारत की संपूर्ण समुद्री या तटीय सीमा जो है ये कितनी है, ये 7516 किलोमीटर है। साथ ही साथ कितने राज्य जो हैं तटीय सीमा से लगते हैं, तो 9 राज्य जो हैं ये तटीय सीमा से लगने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब यहां पर बात हो रहा था युद्धाभ्यास से, तो हाल फिलहाल में जो कुछ युद्धाभ्यास चर्चा में रहे हैं उनको अगर हम देख ले, जैसे हाल ही में आपको याद रखना है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन किन के बीच में किया गया है दोस्तों, तो भारत और यूएसए के बीच में। अगर यही बात की जाए स्लीनेक्स युद्धाभ्यास ये किनके बीच में किया जाता है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में मित्रों स्लीनेक्स किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए जाइमेक्स युद्धाभ्यास या धर्म गार्जियन पूछ लिया जाए, धर्म गार्जियन पूछ लिया जाए, तो ये दोनों युद्धाभ्यास, साथ ही साथ मालाबार भी ध्यान रखें, ये जापान और भारत के मध्य में आयोजित किया जाता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख ले। अगला आपका है हाल ही में चर्चा में रहा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, और यह पुरस्कारों की श्रेणी में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगातार यहां से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो हम इनको देखें। पहला दिया गया हमारा सीमा पुनिया, दूसरा लक्ष्य सेन, तीसरा शरद कमल, चौथा निकहत जरीन। तो यहां हमारा जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, शरद कमल। अब हम अगर बात करें पहला प्रश्न बन जाता है कि शरद कमल जो हैं इनको 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया जाएगा। और इसका आवंटन कब किया जाएगा, तो 30 नवंबर 2022 को इसका आवंटन किया जाएगा, और इसका चुनाव 14 नवंबर को किया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें शरद कमल की, तो इनका खेल क्या है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है शरद कमल। अगर आप याद कर पा रहे हो दोस्तों, तो हम लोगों ने खूब इस प्रश्न पे चर्चा किया है कि कॉमनवेल्थ गेम, कौन सा मित्रों, कॉमनवेल्थ गेम जिसका आयोजन
कहां हुआ था? तो आपको याद रखना है इंग्लैंड, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कहां हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ था। संस्करण कौन सा? 22वां था। कौन सा था? 22वां था। इसमें आपसे बताया गया था कि भारत के सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी के रूप में कौन थे? तो 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? शरद कमल थे। साथ ही साथ दोस्तों एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर शरद कमल होगा और निकहत जरीन। कौन है दोस्तों? शरद कमल और निकहत जरीन, इन दोनों लोगों को समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर हम बात कर लें उद्घाटन समूह में किसको किया गया था? तो पीवी सिंधु थी और मनप्रीत सिंह को उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यहां से मेजर ध्यानचंद पुरस्कारों से भी महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बनते हैं। अगर हम बात करें इससे संबंधित तो सबसे पहला प्रश्न बन जाता है मित्रों कि यह शुरुआत कब से हुआ है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कारों के दिए जाने की? तो 1991 ईस्वी में दोस्तों इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था या प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करें कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे, तो आपको जरूर याद रखना है विश्वनाथन आनंद जी जो थे ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में थे। और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से किया गया है और इसकी इनामी राशि भी बढ़ाई गई है। कितना किया गया है? तो ये 25 लाख रुपया किया गया है, आपको ध्यान रखना है। और इसी क्रम में आपको एक प्रश्न यह भी याद रखना है कि 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें से आपको याद रखना है फुटबॉल के खिलाड़ी के रूप में एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? सुनील छेत्री। कौन थे मित्रों? सुनील छेत्री थे। और अगर बात करें महिला क्रिकेटर के रूप में तो आपको याद रखना है मिताली राज। कौन? मिताली राज। यह प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। अगर आपका प्रश्न पूछा जाए तो यहां से प्रश्न आपके बनने की संभावना प्रबल है। आइए इसी क्रम में हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से देखिए मेजर ध्यानचंद कप खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी इनामी राशि जो है ये कितनी की गई है? 25 लाख रुपए किया गया है। और इसे किसे दिए जाने की? तो शरद कमल जी को दिए जाने की घोषणा की गई है। और इनका खेल क्या है? तो इनका खेल जो है टेबल टेनिस है। आइए इसी क्रम में अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। हाल ही में वाराणसी और किस राज्य के बीच दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा प्रारंभ होगी? तो देखिए पहला दिया गया है कोलकाता, दूसरा डिब्रूगढ़, तीसरा कोच्चि, चौथा चेन्नई। यह जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, डिब्रूगढ़। ये कहां से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। अब यहां से अगर हम बात करें वाराणसी की तो आप जरूर याद रखें वाराणसी कहां से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें यही डिब्रूगढ़ की तो आपको ध्यान रखना है डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये असम से संबंधित है। अगर हम यहां देखें तो यह जो सेवा होगी लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय किया जाएगा और इसमें 50 दिन की यात्रा होगी। कितने दिन की? 50 दिन की यात्रा होगी। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, तो यहां से आपसे पूछा जाता है कि नेशनल वाटरवे संख्या 1 कहां से और किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज और गंगा नदी पर कहां? प्रयागराज से कहां तक? हल्दिया। कहां तक? हल्दिया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंधित है और अगर हम हल्दिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आप प्रश्न इसको देखें
कि अगर नेशनल वाटरवे संख्या 1 की बात की जाए तो गंगा नदी पर बनाया गया है, जो कि दोस्तों कहां से, प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। अगर हम बात कर ले वाटरवे संख्या, नेशनल वाटरवे संख्या 2 किस नदी पे बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और असम राज्य से संबंधित है। और यह कहां से, सदिया से धुबरी तक है, जो कि असम राज्य से संबंधित है। आपको यही ध्यान रखना है कि असम राज्य में ही मांजुली नदी द्वीप है, मांजुली नदी द्वीप है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि मांजुली नदी द्वीप का संबंध किस नदी से है या किस राज्य से है, तो नदी ब्रह्मपुत्र है और राज्य जो है ये असम है। अब यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर हम कोलकाता को देखें तो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सेवा सबसे पहले कहां प्रारंभ की जाएगी, तो इसका उत्तर जो होगा मित्रों ये कोलकाता होगा। और यहां अगर नदी पूछ लिया जाए तो कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह भी प्रश्न आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कोच्चि की तो ये केरल का शहर है, कहां का, केरल का शहर है। और बात करें चेन्नई की तो ये तमिलनाडु की राजधानी जो है ये चेन्नई है, यह भी याद रखना है। वाराणसी से 2 प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद कर पा रहे हो तो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। एससीओ के द्वारा पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना गया है, तो वाराणसी को चुना गया है दोस्तों। और हाल ही में जीआई महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था, तो यह भी वाराणसी में किया गया था। आपको याद रखना है राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है। साथ ही साथ ध्यान रखना है बीएचयू के बारे में पूछा जाता है कि बीएचयू की स्थापना कब हुई, 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुआ था। और बसंत पंचमी के दिन अगर हम बात कर ले यही संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1791 में जोनांकन डंकन के द्वारा किया गया था। बाद में 1974 में इसका नाम परिवर्तित करके संपूर्णानंद विद्यालय के नाम, संस्कृत विद्यालय के नाम से किया गया। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यकीन मानिए आपकी परीक्षा जब भी होगी यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे, आप यकीन करके इनको नोट डाउन करते रहें, इनको याद करते रहिए। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 17वां वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित किया है। अब इन्वायरमेंट की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहला दिया गया असम, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर डी सही होगा, तमिलनाडु होगा दोस्तों। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। क्या है मित्रों, चेन्नई है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो एम के स्टालिन जो है यहां के मुख्यमंत्री हैं। और आर एन रवि जो हैं ये यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल के रूप में हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जबकि केरल के तट को मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है। अब यहां अगर हम बात करें तो ये 17वां तमिलनाडु का 17वां वन्य जीव अभयारण्य किसे घोषित किया गया है, तो वहां नाम आपका विकल्प में जरूर याद रखेंगे, कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को घोषित किया गया है। अब तमिलनाडु राज्य से कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे अगर बात की जाए तो स्लेंडर लोरिस अभयारण्य हाल ही में पहला कहां स्थापित किया जाने की घोषणा किया गया है, तो यह भी तमिलनाडु में। अगर आप याद कर पा रहे हो तो डुगोंग संरक्षण कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, यह भी तमिलनाडु में। अगर बात करें हाल ही में 17वां वर्ल्ड सेंचुरी घोषित किया गया है किस राज्य के द्वारा, तो यह भी तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। जबकि अगर बात करें T+2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सत्यमंगलम
टाइगर रिजर्व जो है यह कहां से संबंधित है, यह तमिलनाडु से संबंधित है, इसे सम्मानित किया गया है। यही आपको याद रखेंगे कि आर्द्र भूमि की संख्या अब भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है, तो सबसे पहले कितना है, 75 है। और आपको ध्यान रखना है पहले सबसे ज्यादा कहां होता था, तो उत्तर प्रदेश राज्य में 10 आर्द्र भूमियां थी, यह सर्वाधिक थी। लेकिन वर्तमान में 14 आर्द्र भूमियां हैं और ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं ना कहीं यह प्रश्न जरूर दिखेगा, आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना हाल ही में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये जानकारियां सारी आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अगर हम बात कर लें 53वां टाइगर रिजर्व के बारे में, तो इसे भूलना नहीं है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है और यह उत्तर प्रदेश का चौथा होगा। कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश का चौथा होगा और भारत का 53वां होगा। और ये कहां स्थित किया गया है, तो बुंदेलखंड, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात कर लें कि 33वां हाथी रिजर्व कहां बनाया जा रहा है, तो यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश का यह दूसरा होगा। कौन होगा, उत्तर प्रदेश का दूसरा होगा और भारत का 33वां हाथी रिजर्व बनाया जाएगा। नाम क्या है, तराई हाथी रिजर्व। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे और यहां से प्रश्न मिलेंगे तो 100% श्योर मानिए आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, आप इनको जरूर निकाल रखें। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। इससे पहले आपको देखिए यहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आपको एक पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है और हाथी गलियारा भी कहां बनाए जाने की घोषणा की गया है, तो यह भी तमिलनाडु राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है। आइए देखिए अगला है, हाल ही में किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। पहला विकल्प हमारा दिया गया है गौरव द्विवेदी, दूसरा कल्याण चौबे, तीसरा दिलीप टर्की और आपका चौथा ऑप्शन जो दिया गया है डॉक्टर इमरान अली। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। अब कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो कि हम प्रसार भारती के बारे में जाने, तो यहां देखिए प्रसार भारती की स्थापना की बात की जाए तो 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यह किनके सहयोग से बनाया गया था या किनके सम्मर्श से बनाया गया था, तो आकाशवाणी, साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सम्मर्ज करने के बाद किसे बनाया गया, प्रसार भारती को बनाया गया, जिसकी स्थापना 1997 में की गई और इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है प्रसार भारती के परिप्रेक्ष्य में और इसके जो सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है यह गौरव द्विवेदी को नियुक्त गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो मयंक अग्रवाल का इन्होंने स्थान लिया है, यह भी ध्यान रखना है। अब अत्यंत नियुक्ति से महत्वपूर्ण या हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उनसे प्रश्न जो बनते हैं अगर उनको रिकॉल करें तो आप हाल ही में अभी भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आर वेंकट रमणी जी को नियुक्त किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे। अगर बात किया जाए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो हैं ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। इन्होंने किसने शपथ दिलाया है, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है। 49वें कौन थे, तो यूयू ललित जी जो थे ये 50वें थे। साथ ही साथ याद रखना है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी नियुक्त किए गए हैं। कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे अजय कुमार सूद जी जो हैं इन्हें भारत का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें भारत का थिंक टैंक या सरकार का थिंक टैंक के रूप में कहे जाने वाली संस्था कौन सी है, तो वह नीति आयोग है। कौन सा है, नीति आयोग है। इसका गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी
2015 को इसका गठन किया गया था। और किसके स्थान पे? तो योजना आयोग के स्थान पे इसका गठन किया गया था। हाल ही में इसके सीईओ और उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप ध्यान रखेंगे परमेश्वरन अय्यर और डॉक्टर सुमन बेरी जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें तो आप जरूर याद रखेंगे, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर समीर कामत जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम यहां बात करें कल्याण चौबे जी के बारे में, तो आपको याद रखना है भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष जिन्हें नियुक्त किया गया है? कल्याण चौबे। अगर दिलीप टर्की जी के बारे में बात करें तो भारतीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप टर्की को नियुक्त किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से प्रश्न है। सारे प्रश्न एक साथ नहीं बताए जा सकते और आप इसको जरूर समझने की कोशिश करें और यहां से आप निरंतर साथ में बने रहें। हम लोग सीक्वेंस वाइज ऐसे महत्वपूर्ण नियुक्तियों को रिवाइज करते रहेंगे और जब भी परीक्षा हमारी होगी तो यहां से हमारे प्रश्न जो बनेंगे वो गलत होने नहीं चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ें। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में कहां पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया? सबसे पहले ये जान लें कि IBSA का फुल फॉर्म क्या है। तो I का यहां मतलब इंटरनेशनल है, B से ब्लाइंड है, S से स्पोर्ट है, A से एसोसिएशन है। अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहां है? वान, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, यहां पर स्थित है। इतनी बातें यहां से आपको याद रखना है। अब बात करें प्रश्न की, तो इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए पहला दिया गया कोच्चि, दूसरा मुंबई, तीसरा हैदराबाद, चौथा नई दिल्ली। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा कोच्चि। अगर हम याद कर पा रहे हो तो आप जरूर ध्यान रखें कि ये कोच्चि किससे संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। आप याद कर पा रहे हो तो ये सही होगा। अगर हम बात करें यहां केरल की, तो यहां से कोच्चि के बारे में कहा जाता है कि अरब सागर की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप जो कि कोच्चि में आयोजित किया जाना है, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ के राज्यपाल महोदय कौन है? तो आपको याद रखना है आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो आपको जरूर याद रखना है पिनरई विजयन जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। केरल की राजधानी क्या है? तो त्रिवेंद्रपुरम जो है केरल की राजधानी है। अब यहां खेल की बात हो रही है तो हम लोगों ने देखा कि इसका आयोजन कोच्चि में होगा। उद्घाटन किसके द्वारा? आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा किया जाएगा और मुख्यमंत्री के रूप में पिनरई विजयन है और राजधानी के रूप में त्रिवेंद्रपुरम है। साथ ही साथ खेल परिदृश्य से बात हो रहा है तो कुछ महत्वपूर्ण खेल के बारे में जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मित्रों T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। विजेता टीम कौन रहा है? तो इंग्लैंड दूसरी बार, पहली बार 2010 में, साथ ही साथ दूसरी बार 2022 में विजेता टीम के रूप में रही। यहां से आपको याद रखना है टूर्नामेंट ऑफ द क्रिकेटर या क्रिकेटर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो नाम जरूर याद रखेंगे, सेन करण को चुना गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्पिनर है मतलब गेंदबाज हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब से शुरू किया गया था? तो 2007 से प्रारंभ किया गया था और पहला किसने जीता था? तो पहला भारत के द्वारा जीता गया था। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में फुटबॉल की अंडर 17 महिला
विश्व फुटबॉल कप, विश्व फुटबॉल कप का आयोजन भी किया गया था। अब आपको याद रखना है कि कहां किया गया था, तो यह मित्रों उड़ीसा में किया गया था। साथ ही साथ नवी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था और गोवा में इसका आयोजन किया गया था। और विजेता टीम के रूप में कौन रहा, तो स्पेन दोस्तों विजेता रहा और कोलंबिया जो है उप विजेता टीम के रूप में रहा। इसका शुभंकर क्या था, तो ईवा जो है इसका शुभंकर था, यह भी आपको याद रखना है। और इसका आयोजन भारत में पहली बार किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार नहीं, इसका आयोजन अन्य पहले बार भी इसका आयोजन किया जा चुका है। अगर हम अन्य तथ्यों के बारे में बात करें तो हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। कहां किया गया था, चेन्नई में किया गया था और विजेता देश के रूप में उज्बेकिस्तान रहा। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि फीडे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखेंगे विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर ले यहीं टी20 एशिया महिला कप का आयोजन कहां किया गया था, का विजेता कौन रहा है, तो ये भारत रहा है। और पुरुष टी20 एशिया कप के पुरुष कप का विजेता कौन रहा है, तो ये श्रीलंका रहा है। और इसका आयोजन कहां किया गया था, तो यूएई में किया गया था। ये सारी जानकारियां आपके लिए जरूर से जरूर मददगार साबित होंगी, आप इनको जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखिए दिया गया 2022 IBSA ब्लाइंड फुटबॉल एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप इंडिया, ये 11 नवंबर से लेकर 18 नवंबर 2022 कोच्चि इंडिया, मतलब कोच्चि जो केरल है, यहां से संबंध किया जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में देखें, हाल ही में किसने गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता जीता है। अब यहां आपको जरूर पुरस्कार सम्मान से याद रखना है। देखिए पहला दिया गया है फाहमीदा अजीज है, दूसरा दिया गया है रिजवाना हसन है, तीसरा श्लोक मुखर्जी है, चौथा शाहेन करुण तिलका है। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह श्लोक मुखर्जी हैं। और 25 वर्षों के बाद यह पुरस्कार किसी भारतीय के द्वारा जीता गया है। उनका नाम क्या है, श्लोक मुखर्जी है। अगर हम बात करें फाहमीदा अजीज की, तो ये बांग्लादेश से हैं। कहां से हैं, बांग्लादेश से हैं। और आपको ध्यान रखना चर्चा में है क्योंकि इन्होंने 2022 का पुलितिजकर पुरस्कार ये किस क्षेत्र से है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अगर हम बात कर ले रिजवाना हसन की, तो अंतरराष्ट्रीय महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो रिजवाना हसन को। यह भी कहां से संबंधित हैं, बांग्लादेश से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। अगर बात करें शाहेन करुण तिलका की, तो आपको याद रखना है बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो शाहेन करुण तिलका को दिया गया है। यहीं पे आपको याद रखना है एक प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला कौन रही हैं, तो गीतांजलि श्री रही हैं। और इनका उपन्यास का नाम क्या है, तो रेत की समाधि है। और इसी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो डेजी रोपवेल के द्वारा किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। यहाँ पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और एक पुरस्कार होता है प्रतिजिकर पुरस्कार, यह दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। तो आपको याद रखना है 2022 का किसे दिया गया है, तो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। और भारत के पहले प्रतिजिकर पुरस्कार विजेता कौन है, तो 2018 में बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया था। साथ ही साथ इन्हीं को 2022 का रॉयल गोल्ड
पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है बालकेश्वर दोषी जी को। ये सारी जो सूचनाएं हैं या जानकारियां हैं आपके लिए परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली हैं। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए श्लोक मुखर्जी का पिक्चर दिया गया है और इनके द्वारा जो डूडल बनाया गया था, जिसके द्वारा इन्होंने कंपटीशन जीता है, इसमें आप देखें इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी दिखाया है, साथ ही साथ योग को भी प्रमोट किया है और रोबोट जो कि आने वाले समय में जो कि रोबोट का प्रयोग अत्यधिक जगहों पे किया, सूचना टेक्नोलॉजी में किए जाने की संभावना है, उसको भी इन्होंने अपने इनोवेशन में दिखाया है, जिसके कारण इनको दिया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। कला संस्कृति की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत के किस राज्य में बांग्ला महोत्सव का आयोजन किया गया? विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला मेघालय, दूसरा केरल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा उड़ीसा। यहां जो हम देखें हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, ये विकल्प नंबर ये सही होगा, मेघालय। अब यही ध्यान दें कि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। क्या है? शिलांग है। साथ ही साथ याद रखें मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये 3 राज्य जो हैं इनका गठन 1972 ईस्वी में किया गया था। यह भी प्रश्न फैक्ट के रूप में याद रखें, पूछा जाता है। अगर बात करें यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो कोनराड संगमा जी हैं और बीडी मिश्रा जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। अगर हम बात करें मेघालय से, तो आपको याद रखना है ये जो बांग्ला महोत्सव है ये फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यहां पूजा किसकी की जाती है? सूर्य देवता की पूजा की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि बांग्ला महोत्सव का संबंध जो है ये मेघालय से है, फसल की कटाई के दौरान किया जाता है और सूर्य देवता की पूजा की जाती है या संबंधित है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो मेघा कयाक महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था? तो यह भी मेघालय में किया गया था। अगर आप बात करें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो मॉमलूह गुफा, यह भी काफी चर्चा में रहा है। मॉमलूह गुफा का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो मेघालय से है। इसे पहला भारतीय भू विरासत के रूप में वह कौन सा पहला स्थल है जिसे चिन्हित किया गया है? तो मॉमलूह गुफा है जो कि मेघालय राज्य से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है यहां पर मेघालय में गारो खांसी और जयंतिया नामक पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर गारो, खांसी, जयंतिया नामक जनजातियां भी पाई जाती हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगर हम बात कर लें यहां अन्य जानकारी के रूप में, तो मेघालय की राजधानी जो शिलांग है यहीं पे एक महोत्सव मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम महोत्सव का संबंध कहां से है? मेघालय से है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो लिविंग रूट को यूनेस्को के द्वारा चिन्हित किए जाने की घोषणा की गई थी। तो ये लिविंग रूट का संबंध किस राज्य से है? मेघालय राज्य से है। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं यहां केरल की, तो अभी हम लोगों ने बात किया है केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है और इसके तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें केरल का नृत्य क्या है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली जो है ये केरल का नृत्य है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो आप याद रखेंगे बोम डीला दर्रा, पक्के टाइगर रिजर्व और नाम दफा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो इन सारे का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। और उड़ीसा की बात कर लें तो रथ यात्रा यहां का प्रसिद्ध है। यह किसकी यात्रा है? रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा या पुरी रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण आपको पिक्चर दिखाए गए हैं। ये किससे संबंधित है? तो बांग्ला महोत्सव से संबंधित है, जो कि सूर्य देवता की पूजा से संबंधित है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के किस राज्य में सूर्य देवता की पूजा के लिए एक प्रसिद्ध पर्व का आयोजन किया जाता है और उस पर्व का नाम क्या है? आइए इसी क्रम में हम लोग लास्ट सेशन के प्रश्न को देख लें। हाल ही
ही में आरएल कश्यप का निधन हो गया, इनका संबंध किस विधा से था? देखिए पहला दिया गया समाज सेवी, दूसरा गणितज्ञ, तीसरा वैज्ञानिक, चौथा फिल्मकार। यहां हम अगर बात करें तो आपको विकल्प जो हमारा सही होगा ये गणितज्ञ थे। और आपको ध्यान रखना है इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये चारों वेदों के अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? पहले व्यक्ति थे। इसी कारण ये काफी चर्चा में रहे हैं, यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी प्रबल है। अगर इसी क्रम में हम देखें तो हाल ही में भारत के पहले मतदाता इनका भी निधन हो गया है। तो ये कौन है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश से संबंधित श्याम शरण नेगी जी जो हैं ये भारत के पहले मतदाता थे और इनका 106 वर्ष की अवस्था में इनका भी निधन हो गया, यह भी ध्यान रखना है। अगर बात करें हाल ही में साइरस मिस्त्री का निधन हुआ है और टाटा के सबसे युवा सीईओ के रूप में कौन थे? तो साइरस मिस्त्री थे जिनका कार एक्सीडेंट में हाल ही में निधन हो गया। अगर हम बात करें यहां कि चार वेद कौन कौन से हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चारों वेदों का नाम क्या है या क्रम क्या है, तो आप याद रखें सबसे पुराने वेद के रूप में कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है, उसके बाद श्याम वेद है, साथ ही साथ यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किसे वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है, तो ऋग्वेद, श्यामवेद, साथ ही साथ यजुर्वेद जो हैं ये तीनों को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है और अथर्ववेद में जो है ये जादू टोना है, ये वेदत्रयी से बाहर है। अगर हम यहां बात कर ले अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में तो आपको जरूर याद रखना है हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो किसे दिया जाएगा? तो ये आशा पारेख, किसे? आशा पारेख को दिया जाएगा, यह भी ध्यान रखना है। इससे पहले किसे दिया गया था? तो इससे पहले रजनीकांत को दिया गया था और उससे पहले अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, आप यह ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हो रही है और उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। यकीन मानिए सफल होके ही रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।